नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक बयान ने, एक दावे ने पूरे देश में भूचाल लाकर रख दिया, बवाल मचा दिया। दरअसल राहुल गांधी ने दावा किया है कि केंद्र सरकार इमरजेंसी लगा सकती है, देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है और ऐसे में केंद्र सरकार इमरजेंसी लगा सकती है। इस दावों के बाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन लगातार आ रहे हैं। हर कोई इस पूरे मामले को लेकर उनकी बगावत भी कर रहा है, खिलाफत भी कर रहा है। तो ऐसे में आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर राहुल के दावों में कितना दम है। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का एक बयान मैं आपको सुनवा देता हूं। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में राय सिंह गोदारा जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। राय सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में डॉक्टर जीएल वर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ में सुरेश गर्ग जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। राय सिंह जी, कैसे राहुल गांधी जी को लगा कि इंदिरा गांधी जी की राह पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा सकते हैं? क्या एक तरीके से दावे उनके हैं, क्या जानकारी उनके पास आई है? देखिए दीपक जी कि राहुल गांधी जी ने आज तक जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं, मुझे कहना चाहिए, या जो आशंकाएं जताई हैं, चाहे वो कोविड का मसला था, चाहे कोई अन्य मसले थे, और वो जो चीज़ें राहुल जी ने कही, आखिर में जाके वो घटनाएं घटी हैं। आपको मालूम होगा कि आज वर्तमान परिस्थितियों में जो देश की अर्थव्यवस्था है, उसकी हालात इतनी ख़राब है। मुझे कहना चाहिए कि किसी देश की अर्थव्यवस्था का जो इंडिकेटर है, या मुझे सूचकांक जो है या सूचक जो है, वो उस देश की शेयर मार्केट का जो सूचकांक है, मैं समझता हूँ उससे हमको मालूम लगना चाहिए। शेयर मार्केट में FIIs हो, चाहे FPIs हो, यानी विदेशी जो निवेशक हैं वो हों, चाहे देश के निवेशक हों, और वो जब कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद में उन कंपनीज के शेयर बढ़ते हैं, तो उसका ये परिचायक होता है, ये द्योतक होता है कि उस देश की इकोनॉमी बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि अगर पिछले दिनों के अंदर हम स्थिति को देखें, तो मेरे पास एक चार्ट भी है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 2 साल के अंदर जो स्थितियाँ बनी है, उसके अंदर तमाम अगर मुख्य कंट्रीज़ के उनकी अगर अपन शेयर बाजार का अगर ग्राफ देखें, तो आप पाएंगे कि साउथ कोरिया जो है वो 228% उनका बढ़ा है, ताइवान का 112% बढ़ा है, सिंगापुर का 53%, हांगकांग का 42%, जर्मनी का 36%, यूके का 27% और यूएसए का 60% तक जो है वो ग्राफ बढ़ा है। जबकि हमारे देश की हम बात करें तो हमारा -2% है, यानी कि हमारा पिछले 2 साल से जो सेंसेक्स है वो -2% की तरफ जा रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे यहाँ पर जो FIIs हैं या दूसरी जो विदेशी जो निवेश करता हैं, वो लोग भी निवेश करने की बजाय अपना पैसा निकालने में लगे हैं, और हमारे देश का निवेशक भी उसमें डरा हुआ है। तो कहने का मतलब कि स्थिति बड़ी खराब है। और जो GDP के हिसाब से अगर हम बात करें तो दुनिया के अंदर हम चौथी इकोनॉमी मानी जाती थी हमारी, आज हम 5वें स्थान पे आ गए हैं। और देश की अर्थव्यवस्था अगर मजबूत होती है तो उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है। और हम रुपए की बात करेंगे तो 2014 के अंदर जो रुपए की वैल्यू, डॉलर की वैल्यू जो 59-60 रुपया होती थी, आज वो अगर आप आज का भी देखेंगे तो 95 रुपये 27 पैसे का ये हालात, मतलब उस लेवल पे रुपया जो है वो 100 की रेस में जाने को तैयार हो रखा है। यानी कि हमारी जो देश की जो करेंसी है वो एशिया के अंदर, अभी एक नया डेटा आए हैं कि एशिया के अंदर आज हमारी सबसे गिरती हुई जो है करेंसी है। और हमारा बगल का मतलब एक पिद्दी सा मुल्क जो पाकिस्तान, उसकी करेंसी भी आज हमसे मतलब मजबूत हो रही है। तो कहने का मतलब व्यापार घटा लगातार बढ़ रहा है। इसलिए ये तमाम तर्क हैं जिनकी वजह से आर्थिक सुनामी आ सकती है। और नॉट ओनली ये, इसके अलावा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों कहा, आपने सुना होगा
कि विदेश यात्रा पे हम नहीं जाएं, हम जो है विदेशी भंडार उसको मुद्रा को कम से कम खर्च करें, हम सोना नहीं खरीदें, हम पेट्रोल डीजल का रिजर्व वो रखें, यात्रा हम करने से वर्क फ्रॉम बचें। होम करें, यात्राओं से बचें। तो ये तमाम चीजें, ये आशंकाएं उन्होंने जाहिर की थी। और सबसे बड़ी बात कि आज की स्थिति में क्या है, आपने देखा होगा कि मतलब हर तरह से जो देश की अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल मुझे कहना चाहिए कि चौपट होने के कगार के ऊपर है। इसीलिए लगता है आप लोगों की आर्थिक स्थितियां बिगड़ेगी और ज्यादा, और उसके बाद में सरकार निश्चित तौर इमरजेंसी लगा सकती है। लगा सकती है जी, लगा सकती है। चलिए ठीक है सुरेश गर्ग जी, सरकार इमरजेंसी लगा सकती है क्योंकि आर्थिक स्थितियां गड़बड़ाती जा रही हैं, भविष्य में और ज्यादा गड़बड़ाएगी, आर्थिक सुनामी आ जाएगी। तर्क क्या है वो सब चीजें राय सिंह गोदारा जी बता चुके हैं, मैं वापस से उनको दोहराऊं का मतलब नहीं जी। देखिए दीपक जी, राहुल गांधी को न तो कांग्रेस सीरियस लेती है न देश सीरियस लेता है। आपने देखा होगा राहुल गांधी के नेतृत्व में 99 बार ये चुनाव हार चुके हैं। आज पूरे हिंदुस्तान चुनाव की में बात थोड़ी, आप अर्थव्यवस्था की बात करो ना। मैं भी आपके बीच में आप बोल सवाल की सकता बात, अरे मैं भी आपके बीच में बोल सकता था, मेरे में भी अधिकार है बोलने का, लेकिन आप चुप रहिए। लेकिन राहुल गांधी की क्या स्थिति है कि इमरजेंसी याद आ रही है, अपनी नानी की जो इमरजेंसी ना वो याद आ रही है इनको, नानी वाली इमरजेंसी। अरे भैया, आज मुद्रा भंडार कितना है? 693 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। आपके टाइम पे 300 अरब डॉलर का मुद्रा भंडार हुआ करता था। आज सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर भारत की है पूरे विश्व में। आज पेट्रोल दाम के भाव राजस्थान भारत के अंदर 6-7% बढ़ाया है, पूरे विश्व के अंदर कोई 30% बढ़ा रहा है, कोई 40% बढ़ा रहा है, कोई 50% बढ़ा रहा है। आज देखिए महंगाई दर हिंदुस्तान की देख लीजिए और पूरे विश्व की महंगाई दर देख लीजिए, बेरोजगारी दर पूरे विश्व की देख लीजिए और आज भारत की वैश्यदारी। आज जीएसटी कलेक्शन देख लीजिए, 2,45,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन आ रहा है। पीएमआई इंडेक्स, ये बार बार कहते हैं ना सब मैन्युफैक्चरिंग पर इन पे डिपेंड करता है। आज पीएमआई इंडेक्स है सर्विस सेक्टर का 59.8, 50 से ऊपर आता है, इसका मतलब है कि ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग में 56% पीएमआई इंडेक्स, ये बताता कि ग्रोथ है हिंदुस्तान की। लेकिन कांग्रेस को समझ में नहीं आएगी, कांग्रेस केवल हिंदुस्तान में झगड़ा कराने, क्योंकि इनको देश के टुकड़े करने में इनको मजा आता है। जिस तरीके से पहले देश के टुकड़े किए तो वो देश के टुकड़े करने में मजा आता है। आज राहुल गांधी कौन है? वही राहुल गांधी है ना जो कहते थे कि मंदिरों में इसलिए जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए। अर्थव्यवस्था की बात करो ना आप। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूं भाई, मैं उसी की बात अर्थव्यवस्था पे आइए। आप 12 साल से राज में बैठे, अरे वही अर्थव्यवस्था की बता रहा हूं, वही अर्थव्यवस्था की यही तो कर रहा है आप लोगों को। अरे मजबूत है भारत, लेकिन आप लोग देशद्रोही लोगों भारत को नीचे दिखाने की बात करते हो, पाकिस्तान की भाषा बोलते हो, पाकिस्तान की बराबरी करना चाहते हो। पाकिस्तान की करेंसी नरक में मिलाया नरेंद्र मोदी जी ने नरेंद्र मोदी ने, लेकिन करेंसी गिरती है, देश का प्रधानमंत्री गिरता है, नहीं गिर रहा है। तुम्हारा वजूद नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, 8% से ज्यादा लोग अरे सर नहीं है, वजूद नहीं है। इसके बाद मुद्दे की बात कीजिए ना, मुद्दे की बात कर रहे हैं, बोलिए 12 साल से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 12 साल से बेरोजगारी, महंगाई, उस पर महंगाई दर 3% है, आपके टाइम पे 10% हुआ करती थी। बेरोजगारी दर आपके टाइम पे 14% होती थी, 4.5% बेरोजगारी दर है। 20 बात करिए। पहले ये बताइए कि हिंदुस्तान में अटल जब आपकी सरकार थी मनमोहन जी की, तब सोने को बेचने के लिए मना क्यों, खरीदने के लिए मना क्यों किया था? उस टाइम क्या प्रॉब्लम थी बता दीजिए। अरे सर, इमरजेंसी क्यों लगाई थी इंदिरा गांधी ने? सुनिए, नहीं ये समझ सुरेश जी 12 साल पुरानी बात है, मनमोहन सरकार को गए 12 साल हो चुके हैं। आप तो 12 साल का बात हो ना, सुनिए, आप राज में बैठे हो, आप गद्दी पे बैठे हो, आप शासन में बैठे हो, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं ठीक है, आप चलिए 1 मिनट, मैं आप दोनों को रोकूंगा। ठीक है सुरेश जी 1 मिनट, सुरेश जी 1 मिनट, ठीक है। चलिए जीएल वर्मा जी बैठे, मैं उनके पास जाता हूँ। आप चलिए सुरेश जी 1 मिनट शांत रहिए। जीएल वर्मा जी, किस तरीके से राहुल गांधी के बयान को देखते हैं? क्या मौजूदा स्थितियों में जो स्थितियां दिख रही हैं उस संदर्भ में जोड़कर देखा जाए, या ये सियासी बयान देखा जाए, सियासी बयान इसे माना जाए? राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि ये जो बयान है उसके पीछे उनको इनपुट मिले हैं, उसमें तो मिलोगे इनपुट, और क्या है, ये तो है ही है। अरे सर सुन लीजिए ना, अरे सुरेश जी सुन लीजिए, सुरेश जी सुन लीजिए, सुरेश जी तमाम मेहमानों को बराबर मौका मिल सके। सुरेश गर्ग जी
जो सौरभ से सुरेश जी गलत परिपाटी है, सुरेश गर्ग की गलत परिपाटी। एक मिनट अरे ठीक है सुरेश, मैं आऊंगा वापस आपके जेल वर्मा साहब, कंटिन्यू करिए। उन्होंने कहा है कि जो व्यवस्था संभाल रहे हैं देश की, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो इसमें शामिल हैं, उनके वहाँ से फिल्टर होके उनके पास सूचनाएं आ रही है। लेकिन देखिए उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो सूचना परफेक्ट है या क्या है। तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि जो है ना कोई देश में जो है इमरजेंसी लगा दी जाए, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है अभी 4 ट्रिलियन डॉलर की है, इसलिए कोई इमरजेंसी अभी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन आज के 12 साल पहले जब क्रूड ऑयल इसी भाव चल रहा था इंटरनेशनल रेट पे, तो मनमोहन सिंह जी 72 रुपये में पेट्रोल दे रहे थे और डीजल 55 रुपये में दे रहे थे। आज पेट्रोल 108 रुपये के आसपास हो गया। जब इसी भाव पे उस ज़माने में जो है कांग्रेस सरकार दे रही थी, तो कहीं न कहीं सुधार की गुंजाइश है। क्योंकि इसी भाव खरीद रही थी वो भी। एक जो डॉलर का जो अपना जो है प्रभाव बढ़ रहा है और अपना जो करेंसी जो है भारत की जो रुपया है वो कमज़ोर हो रही है, वो बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि आप कितना भी कर लीजिए, अगर जो है वो अपनी रुपये की वैल्यू कम होती जाएगी, तो आप कितनी भी कुछ भी कर लीजिए, आपका अल्टीमेटली आपको लॉस में आना है। अब देखिए जो मिडिल ईस्ट में जो ये वार चल रहा है ईरान वाला, इसके कारण जो है तनाव है, हर संस्था पे तनाव है, इकोनॉमी पे भी तनाव है। ये हमें मानना चाहिए, इसमें कोई और मतलब ये माना जाए कि आर्थिक सुनामी को लेकर जो बात कर रहे हैं, तो आर्थिक स्थितियां गड़बड़ाई हैं, उसको लेकर उनकी चिंता जायज है। लेकिन जो इमरजेंसी को लेकर जो बयान दिया वो एक तरीके से सियासी बयान माना जा सकता है। देखिए वो तो राजनेता हैं, तो वो तो राजनीतिक भाषा में देंगे बयान। लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं जैसे जीडीपी और ये इंडिकेटर्स हैं, वो ये नहीं कह रहे अभी कि जो है एकदम से कोई सुनामी आने वाली है जो है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसमें चिंता करनी चाहिए, लेकिन एकदम से इतना हम ये घबरा जाएं। हाँ, सुधारात्मक उपाय जो है करने चाहिए। आप देखिए पिछले काफ़ी सालों से जो अर्थव्यवस्था में जो बड़े स्टेप्स सुधारात्मक होते हैं, मुझे कोई ज़्यादा याद नहीं आ रहे हैं कि कोई इतने बड़े, मनमोहन सिंह जी ने जैसे वैश्वीकरण किया था। सर एक मिनट, जेल वर्मा जी, चिंता तो जायज है कि ठीक है, देश के प्रधानमंत्री खुद सामने आते हैं कि आप यात्राएं करने से परहेज करिए, गुरेज करिए, और दूसरे तरीके से जो कदम है वो उठाइए, जिस तरीके से कुल मिलाकर बचाव किया जा सके। मैं कह रहा हूं ना कि तनाव की स्थिति है, तनाव और सुनामी, इसमें थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि ये इस बात से कोई मना नहीं कर सकता कि अर्थव्यवस्था पे दबाव है, तनाव है। लेकिन सुनामी आ जाना उसके कारण आज ही जो है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर नहीं है, और भारत की जो लोगों की जो रहन सहन और जो बचत का जो तरीका है, और उसके कारण जो है हमने पहले भी ऐसे झटके झेले हैं और आगे भी हम ये झटके झेल सकते हैं। ऐसा कोई एकदम से सुनामी कोई आएगी नहीं। ठीक है, राय सिंह गुदारा जी, तनाव और सुनामी दोनों में बहुत फर्क है। अब ये जो बयान राहुल गांधी ने दिया कि ठीक है सुनामी आ जाएगी, इमरजेंसी सरकार लगा सकती है, लोगों का एक तरीके से विरोध सामने आ सकता है, ये तमाम चीजें नेपाल की तरह नहीं करता कि ठीक है आप उस तरीके से लोगों को भड़काने की कोशिश करें, ऐसी स्थिति नहीं है? देखिए, जहाँ तक भड़काने की या इस तरह की, ये तो इन बातों में तो कोई दम है नहीं जी। लेकिन हमको वस्तु स्थिति जो है ना, उस पर भी हमको जाना पड़ेगा। आपको याद हो तो मोदीनोमिक्स या मोदी जी के जो प्रमुख आर्थिक सलाहकार हुआ करते थे, जो उनके प्रचंड समर्थक हुआ करते थे, और अब मोदी, और वो कौन कौन लोग थे? सुरजीत भल्ला जी थे, अशोक गुलाटी जी थे, हमारे अरविंद सुब्रमण्यम जी थे, अरविंद पानघड़िया जी थे, कौशिक बसु जी थे। जैसे इनके जो खास, इनके एक तरह से मुझे कहना चाहिए कि जो खास लोग हुआ करते थे, आज वो इनके कठोर आलोचक बन चुके हैं। और आपको मालूम होगा, करण थापर जी ने एक इंटरव्यू में देख रहा था, करण आप सुनिएगा, आप चुप रहेंगे, झूठ बोलना ये कांग्रेस की फितरत है। एक मिनट कांग्रेस की फितरत है। सर, इकोनॉमी खराब हो गई, कोई अगर आलोचक बन गया तो इकोनॉमी खराब हो गई। सुनिए मोदी जी सर, व्यक्तिगत तो ये मेरा आप दोनों से निवेदन है, एक एक करके सुरेश जी
जो केवल अमेरिका के सुरेश जी, केवल ये राहुल गांधी सुरेश जी मैं फिर कह रहा हूँ गलत परिपाटी है। सुरेश जी पैसे लेता है। ये वो लोग हैं जो देश को टुकड़े करने के विश्वास करते हैं। ये वो लोग हैं ये लोग। ठीक है, अब मैं करण थापर जी ने पिछले दिनों अरविंद पानगड़िया जी का इंटरव्यू लिया था और उसके अंदर अरविंद पानगड़िया जी ने अपनी जो बात कही आप सुनकर के दंग रह जाएंगे, जो कि कोई जमाने के अंदर इनके बिल्कुल नाक के मतलब यूं बाल थे एक जमाने के अंदर मोदी जी के। वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री अपने व्यवसायिक खास मित्रों को ये बताइए एक मिनट सुरेश जी, राय सिंह जी ये किसी व्यक्तिगत एक व्यक्ति की राय भी हो सकती है ना। 90 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी एक मिनट सुरेश जी, आप अरविंद जी की स्थिति पे है आपके एक मिनट सुरेश जी आधार बताइए ना। केवल सुरेश जी एक मिनट सुरेश जी हाँ पूछ लो से पहले मैं आपसे बात कर जवाब देंगे। झूठ बोल रहा सर, मैं आप बोल रहे हो बीच में बोल रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि अरविंद जी की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, जो उनके बहुत खास थे, सिपह सालार थे। ये किसी एक व्यक्ति की राय भी हो सकती है, उससे इत्तेफाक पूरा देश ना रखता हो। आज 4 करोड़ से अरे सर सुरेश जी गलत परिपाटी। सुरेश जी एक मिनट, सुरेश जी दूसरे व्यक्ति को ही बोलने दीजिए। सुरेश जी एक मिनट सर, सुरेश जी 25 करोड़ गरीब। अरे सुरेश जी सर देश के अंदर बैंकर बेरोजगारी है। कहाँ है? कितनी %? अरे सर मैं आपके पास आ जाऊंगा ना, एक बार इनकी बात सुन लेने दीजिए ना। सुरेश जी गलत परिपाटी है। सुरेश जी गलत परंपरा है। ऐसे आदमी को सुरेश जी गलत परंपरा है। सुरेश जी एक मिनट सुरेश जी सुरेश जी गलत तरीका है ये। सुरेश जी गलत तरीका है। सुरेश जी एक मिनट, बेरोजगारी सुरेश जो जवाब दे रहे हैं ना आपकी बात का, सुरेश जो जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, राय सिंह जी 2014 में डॉलर का रेट क्या था सर? जी 59 से 60 रुपए का था। आज 97 आपकी सरकार आई थी 2004 में, तब कितना क्या यार ये आदमी क्या है? कितना था डॉलर? सुरेश जी बीच में आप क्यों बोले थे फिर? अरे सुरेश जी एक मिनट, बोला था तब क्यों बीच में बोले? सुरेश जी इनको शांत रखिए कि मेरे बीच में नहीं बोले। ठीक है, कोई नहीं बोल रहा आपके बीच में, ठीक है, आप कंटिन्यू करिए राय सिंह जी। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं साहब जी, मैं इनका नाम लेने का मतलब मेरा ये था, मैंने स्पेसिफाइड आपको बात बताई है। और जहां तक सवाल ये है कि डॉलर का आज जिस देश की इकोनॉमी जो है डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, करेंसी किसी की गिर रही है, तो क्यों कोई हमारे यहाँ इन्वेस्टर जाएगा? बल्कि इन्वेस्टर आने की बजाय यहाँ से वापस जाएंगे। और आपको मालूम होगा पिछले दिनों जो अमेरिका के साथ जो डील हुई है, उस डील के अंदर यह तय हुआ है कि आने वाले 5 साल के अंदर $500 मिलियन जो है वो वहां पर खर्च किए जाएंगे हमारे लोगों के द्वारा। अमेरिका में प्रत्येक वर्ष $100 बिलियन रुपया वहां पे खर्च किया जाएगा। क्या जब $500 मिलियन डॉलर यहां से करेंसी जाएगी तो क्या जो रुपया है वो और डाउन नहीं जाएगा? और आपने देखा होगा कि 2025 से लेके और 2020-25 इसके दौरान के अंदर जो हिंदुस्तान के अंदर है 2020 से लेकर 26 के बीच में 1,37,000 MSME की जो यूनिट्स है वो बंद हो चुकी हैं। 6,000 से ज्यादा गुजरात के अंदर इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो चुकी है। ठीक है, अब मैं जवाब ले लेता हूँ। अब सीए सुरेश गर्ग साहब अब आप जवाब दीजिए। रुपए की गिरती मैं कह रहा हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था आज मजबूत स्थिति के अंदर है। आज पूरे विश्व के अंदर 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था है। चौथे से पांचवें पहुंची भी राय सिंह जी बता रहे थे। देखिए अभी विश्व में संकट है। अमेरिका, ईरान और इजराइल का कितना बड़ा विश्व में संकट है। पूरे विश्व के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। पूरे विश्व में आप देखिए कि हर देश के अंदर 40 से 50% पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं, लेकिन हिंदुस्तान में 6-7% के पेट्रोल के भाव बढ़े। आप देखिए कि हर जगह बेरोजगारी दर, महंगाई दर बढ़ी है, लेकिन हिंदुस्तान में महंगाई दर, बेरोजगारी दर पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में कम बढ़ी है। आज भारत फिर भी मजबूत स्थिति में है। 4 करोड़ डीमेट अकाउंट हुआ करते थे 2014 से पहले, आज 24 करोड़ डीमेट अकाउंट है। 55 करोड़ जनधन, जो गरीब लोगों ने कभी बैंक का खाता, बैंक नहीं देखा होगा, उनके 55 करोड़ जनधन अकाउंट है। आप देखिए कहां 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर अकाउंट खुलवाने से क्या होगा सर? जी सिर्फ अकाउंट खुल जाने से क्या होगा? नहीं, अकाउंट में आज 36 लाख करोड़ रुपए है।
36 लाख करोड़ रुपए हमने ट्रांसफर किया अकाउंट के अंदर। आज पता कर लीजिए 4 लाख करोड़ रुपए का उनका सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। जिन्होंने देखा नहीं उनको साहब, आज बैंक में जा रहा वो आदमी 4 लाख करोड़ रुपए की डिपॉजिट पड़ी हुई है उनके पास में, है ना डिपॉजिट। तो मैं ये कह रहा हूं, मेरा ठीक वैसी स्थिति, गाड़ी तो खरीद ली लेकिन पेट्रोल डीजल डलाने की स्थिति नहीं है। कितना, चलो पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे विश्व के अंदर देख लीजिए, अमेरिका के अंदर 48%, चाइना में 40%, ब्रिटेन में 35% रेट बढ़ी है पेट्रोल डीजल की। हिंदुस्तान में रेट 7% 8% बढ़ी है ना, ज्यादा तो नहीं बढ़ी ना। तो मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत है। ठीक है, चलिए, ठीक है, राहुल गांधी ठीक है। जी केवल देश विरोधी बात करने के अलावा क्यों फिर उन्हें क्यों लगता है इमरजेंसी लगने वाली है? बाद में ये ठीक है, आती कहां से है? उन्हें क्यों लगता है, सुनील जी, उन्हें क्यों लगता है इमरजेंसी लगने वाली है? बताइए, आज क्या स्थिति है? जब चुनाव होते हैं तो ये विदेश चले जाते हैं, विदेश में शेर सपाटा अरे सर छोड़ दीजिए सर, राज्यों के चुनाव थे ना, इनसे पूछिए कि अरे राज्यों के चुनाव के टाइम पे ये कहां थे? छोड़िए, तो ये बात कर रहा हूं कि हम जीएल वर्मा जी मूर्खता की बात कर रहे हैं आप। भैया राहुल गांधी है, जीएल वर्मा जी बात करता है आप। जीएल वर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए डाउट है 5 जिला इसलिए। अध्यक्षों को अरे सर छोड़िए, सर ये कांग्रेस की अंदरूनी बातचीत मुझे डाउट है कि आप इसी है। हमारी कांग्रेस है कि एक कुर्सी टांग खींच रहा है, एक हत्था अरे खींच सर, रहा है। ठीक है, डाउट है कि इसी है। ये राहुल गांधी बता रहा है वहां पे पुष्कर के अंदर कि जिला। अरे सर छोड़िए, ठीक है, जीएल वर्मा जी, जीएल वर्मा जी आप मुझे बताइए, अरे ठीक है जीएल वर्मा जी मुझे आप ये बताइए कैसे इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? क्या एक सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश है जनता के बीच में इस बयान के बाद में सियासी नफे के लिए? क्योंकि हमने नेपाल का भी ताजा उदाहरण हमने देखा। देखिए, आप उससे जोड़ेंगे तो वो बात कहाँ तक जाएगी वो कह नहीं सकते। फिर तो आप कॉकरोच पार्टी पे भी आएंगे, उस पे भी आएंगे। आज मुद्दा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था और इमरजेंसी का है। तो देखिए, जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स में एक इंडिकेटर्स फॉरेन रिजर्व्स का भी है। आज वो करीब $681 बिलियन है, जो कि वो 681 बोला है मैंने, एक वहाँ 10 में का तो कोई फर्क है वो। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन जब $300 से 600 जब अरे साहब जब $95 है आज सर, डॉलर है। अरे साहब उसे अमाउंट से कैलकुलेट कैसे मत करो, साहब डॉलर है। रुपए डॉलर का कंपैरिजन होगा तो डॉलर में ही मैं बता रहा हूँ 681 है। मनमोहन सिंह जी जब छोड़ के गए थे तभी 304 थे, लेकिन 304 बिलियन डॉलर थे। मैं भी 304 बोल रहा हूँ तो वो आपके 693 मान लेते हैं। आप देख लो डबल टिबल कर। अरे साहब लेकिन कंटिन्यू कर लेने दीजिए सुनील जी। अरे साहब आप देखिए तो सही ना, ये हर एक जब चीज 12 साल में 3 गुना हो रही है तो ये फॉरेन रिजर्व्स भी जो है ना 3 गुना होने चाहिए थे, जबकि डॉलर की रेट सेम रहती। लेकिन डॉलर की रेट सेम नहीं है, डॉलर की रेट 1.5 गुना हो गई और फॉरेन रिजर्व अपने जो है खाली दुगने हुए हैं। तो फॉरेन रिजर्व्स पे बहुत ज़्यादा दबाव है और मोदी जी इसीलिए कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि जो है ना विदेश यात्राएं मत करिए, सोना नहीं खरीदिए। वो क्यों कह रहे हैं? ये फॉरेन रिजर्व्स के कारण कह रहे हैं। तो इकोनॉमी पे दबाव है, ये हमें मानना पड़ेगा और सरकारें इसके लिए सुधारात्मक उपाय उठाती हैं और वर्तमान सरकार भी हम आशा करते हैं सकारात्मक उपाय उठाएगी और इस सिचुएशन से निकलेंगे और सुनामी आने की शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आप सुरेश जी मुझे बताइए कि जो आर्थिक सुनामी की राहुल गांधी को जो जिस तरीके से आशंका लगती है वो ना है, उसको लेकर सरकार ने क्या काम किया? नहीं, हमको तो देखो राहुल गांधी को नहीं तो कांग्रेस सीरियस लेती तो हम तो सीरियस लेने का सर मतलब व्यक्तिगत बात छोड़ दिया, आर्थिक स्थिति में तथ्यों के साथ बोल रहा हूँ ना सर। प्रॉब्लम क्या है? आज हिंदुस्तान मजबूत है जी। पीएमआई इंडेक्स 59 है, सर्विस सेक्टर का पीएमआई 59.8 है। 50 से ऊपर पीएमआई इंडेक्स रहता है यानी कि उसके अंदर ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 55 है, 50 से ऊपर रहता है तो इसका मतलब ग्रोथ है। जब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में ग्रोथ है तो आप ये बताओ कि भारत की इकोनॉमी कमजोर कैसे हो सकती है? विश्व के अंदर इतना बड़ा संकट आ रहा है, विश्व के अंदर इतना बड़ा संकट आ रहा है, उसके बावजूद भी हमने पेट्रोल डीजल के भाव नहीं बढ़ाए तो बहुत कम रेट पे बढ़ाए। तो ये सब चीजें दिखाता ना कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। चलो आज 11वीं अर्थव्यवस्था से आज 5वीं अर्थव्यवस्था, चौथे से हम 5वें पहुंचे हैं, लेकिन 11वीं से तो 5वीं में ना। आज जीएसटी कलेक्शन को देख लीजिए ना, ये सभी चीजें आएगी ना आपको। अर्थव्यवस्था की मजबूती कहां से आएगी? जीएसटी कलेक्शन से आएगी। जीएसटी कलेक्शन 2,43,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन है हमारा अप्रैल महीने का। तो ये देखिए आप, इसके बाद में आपका पीएमआई इंडेक्स आपका बढ़ रहा है
आपकी बेरोजगारी दर क्या है, 4.5% के लगभग है, महंगाई दर 3.5% के लगभग है। आरबीआई खुद कहती है कि 2% से 6% के ब्रैकेट में रहना चाहिए, हम उस ब्रैकेट के अंदर है। विश्व के अंदर सबसे तेजी अर्थव्यवस्था है, आज पूरे विश्व के अंदर देख लीजिए, सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन कर रहा है, तो हिंदुस्तान कर रहा है पूरे विश्व के अंदर। ठीक है, चलिए ठीक है। राय सिंह जी, आपकी आखिरी टिप्पणी सर। देखिए साहब, देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति बड़ी ज़बरदस्त खराब है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब कोविड था, और कोविड के अंदर अर्थव्यवस्था को सहारा जिसने दिया वो किसान ने दिया, कृषि ने दिया। और आज जो है सरकार की कृषि के प्रति, किसान के प्रति जो है कोई प्रायोरिटी पे नहीं है किसान या कृषि, और ना कोई एमएसपी जो है वो उसकी घोषणा हो रही है। और एमएसपी पे जो गेहूं खरीद का मसला था, मैं राजस्थान की भी बात करूं अगर आपसे, तो वो भी एक तरह से डेफिड कह रहा है हमारे पास पैसे है, खरीद कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अमित शाह जी जो कि सहकारिता मंत्री है और यहाँ के जो सहकारी मंत्री है, वो वर्बल फोन से कह करके, और उन्होंने आज बंद करवा के रखा हुआ है, किसान को मारने का इन्होंने टेंडर छुटा रखा है। तो किसान, जब तक इस देश का किसान समृद्ध नहीं होगा, इस देश की अर्थव्यवस्था चौपट होती रहेगी। अच्छा, मेरा एक आखिरी निवेदन आपसे ये है, और मैं जानना चाहूँ, क्या इंदिरा गांधी की राह पर है क्या मोदी जी इमरजेंसी वाले मामले पे? नहीं, देखिए, जहां तक सवाल इमरजेंसी का है, तो इमरजेंसी जो है, आप जो कह रहे हो, जिस चीज को इमरजेंसी को आप कह रहे हो, इमरजेंसी का मतलब आपातकाल। आपातकाल प्रधानमंत्री स्वयं ये कह रहे हैं कि विदेश यात्रा मत करो, सोना मत खरीदो, वर्क फ्रॉम होम करो, पेट्रोल डीजल को। अच्छा, ये इंदिरा गांधी जी की तरह ये राष्ट्रपति से वो लेकर नहीं आएंगे? आपको घुमा रहे हैं आप। मेरा सवाल उत्तर सुनिए आपके प्रश्न का। मेरे कहने का मतलब कि उस आपातकाल का जहां तक स्थिति है, तो कोविड भी, मैं समझता हूं कोविड जो था वो भी एक आपातकाल ही था, जिसके अंदर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो मैं समझता हूं कि इमरजेंसी से भी खतरनाक अगर था तो कोविड का लॉकडाउन था। तो आज की जो स्थिति आने वाले वक्त के अंदर हमारी, जो मुझे कहना चाहिए कि हम दोबारा गुलाम हो सकते हैं, आर्थिक गुलामी हमारे आने वाली है, और हमारे हुक्मरान है उनको चिंता नहीं है, वो मेलोनी को मतलब 1975 से 77 की तरह वाला आपातकाल तो नहीं लगेगा? मतलब राय सिंह जी 1975 और मौज मस्ती कर रहे हैं। राय सिंह जी 1975 से 77 की तरह का आपातकाल नहीं लगेगा मतलब? और अपने दोस्तों के लिए, चलिए ठीक है, दोस्तों को व्यापार कराने के लिए चक्कर काट रहे हैं। ठीक है। आज ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी मौज मस्ती के लिए जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब भी जाते हैं तो भारत अपने दोस्त के लिए व्यापार लेके आते हैं। वही बात है ना। अब बोल लेने दीजिए सर, भारत के लिए भी करा जी, भारत के लिए कुछ ना कुछ करके आते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी को 31 देशों ने वहां का सम्मान दिया है। वक्त कम है, मैं आपकी आखिरी टिप्पणी चाहता हूं जीएल वर्मा साहब। इस तरीके का जो पूरे बयानबाजियां हो रही है, आर्थिक स्थिति यदि बिगड़ी हुई है तो उसे किस तरीके से मतलब ठीक किया जा सकता है इन तमाम चीजों पर? पहली बात तो कि आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, इसमें तनाव है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जो है ना, डीजल पेट्रोल पंपों पे कई बार नहीं मिलता है। इसमें अब कोई दो राय नहीं है, ड्राई होने लग गए थे पेट्रोल पंप्स डीजल के मामले में। तो ये बहुत बड़ी बात है आपकी अर्थव्यवस्था के लिए। अगर डीजल मिलना ही बंद हो जाएगा, भले ही वो जो है ना 6 घंटे के लिए हो या 8 घंटे के लिए हो, लंबी पेट्रोल वो डीजल के लिए लाइनें लगेगी, तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि कहीं न कहीं समस्या है, अर्थव्यवस्था पे कहीं न कहीं समस्या है, और इसका समाधान होना चाहिए। और अभी से ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि जो है ना डीजल के लिए जो है ना पेट्रोल पंप्स ड्राई हो जाएं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जीएल वर्मा साहब। साथ ही राय सिंह गोदारा जी और सुरेश गर्ग जी, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया, हमारे साथ में आप जुड़े। तो कुल मिलाकर देखिए, अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता तो जाहिर है, लेकिन जिस तरीके से इमरजेंसी का जो बयान दिया गया है उसको लेकर तमाम लोग कह रहे हैं कि ये बहुत कहना जल्दबाजी हो जाएगा। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।